जी अपने पोते और अपनी पोती बहू को आशीर्वाद नहीं देंगी आप? आपके आशीर्वाद के बिना ये शादी अधूरी है। कब तक नाराज रहेंगी ऐसे बताइए? अब अपनी नाराजगी दूर भी कर दीजिए। देखिए कितना बड़ा खुशी का मौका है। बेटा यस, सोहानी जाओ दादी जी के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लो। बहुत अच्छा किया बहू, तुमने हमारे खिलाफ जाकर अपने बेटे की शादी करवा दी। अरे आज तुम हमारी नजरों से उतर गई हो। हम तुमसे नफरत करते हैं, नफरत। अब आज तुमने सारी जात बिरादरी के सामने हमारी नाक कटवा दी। अरे जिस बहू के गुणगान गाते नहीं थकते थे हम, जिस बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे हम, आज उसी बहू ने और हमारी उसी बेटे ने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। काहे नाराज हो रही हो अम्मा? तुम्हें पता है सोहानी और यश एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जिस लड़की से आप यश की शादी करने के लिए बोल रही थी, वो लड़की भले ही हमारी जात बिरादरी की जरूर थी, लेकिन यश सोहानी को पसंद करता था। देखो माँ, शादी जीवन भर का बंधन होता है, कोई दिन दो दिन का बंधन नहीं होता है। यदि हम उस लड़की से शादी कर भी देते हमारी यश की और वो खुश ना रहता, तो बताओ माँ, भले ही सोहानी हमारी बिरादरी की नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। सोहानी बहुत अच्छी लड़की है। चुप कर। अरे तुझे क्या मालूम? तू क्या जाने जात बिरादरी क्या होती है? तू कभी गया है जात बिरादरी के किसी कामकाज में? नहीं ना, तो फिर क्या तू जात बिरादरी को समझेगा? तू हमें मत बता कि क्या सही है और क्या गलत है। हमारा जाया हुआ हमें ही बता रहा है, हमें ही सिखा रहा है। देख रहे हैं ना दिनेश के बाबूजी, आपके इकलौते बेटे ने क्या किया है? अपने बेटे की शादी दूसरी बिरादरी में करवा दी है। जितनी आपने इज्जत बनाई थी इस जात बिरादरी में, सारी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी है आपके इस बेटे ने। यही संस्कार दिए थे आपने और मैंने। क्या मुंह दिखाऊंगी दिनेश के बाबूजी आपको ऊपर आकर? ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? हमें अपने साथ ले क्यों नहीं गए दिनेश के बाबूजी? आप ले क्यों नहीं गए? यही देखने के लिए भगवान ने हमें जिंदा छोड़ा है। अरे इससे पहले तो भगवान हमें मौत दे देता तो अच्छा होता। ये सब देख कर तो क्या ही बताएं अब। अम्मा जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को? जमाना कहाँ जा रहा है और आप हो कि वही रूढ़िवादी विचारधाराओं में फंसे हुए हो। देखिए अम्मा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर आपके पैर पड़कर आपसे विनती करती हूँ, मान जाइए अम्मा जी, मान जाइए। बच्चों को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। बच्चे आपके आशीर्वाद के बिना अधूरे हैं। दफा हो जा हमारी नजरों के सामने से। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की? इतना बड़ा अपराध किया है तूने। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। तूने सारी जात बिरादरी के सामने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी है। जब से ये हमारा नाती यश हुआ है, तब से ही हमने सोच कर रखा था कि हम अपने यश की शादी अपने किसी रिश्तेदार से करवाएंगे। हमने तुम्हारी बुआ जी की जेठ की बेटी के साथ में इसका रिश्ता पक्के करने की सोची थी। जाकर हमने तुम्हारी बुआ जी से बात भी कर ली थी। तुमने तो हमारी जुबान की कोई कीमत ही नहीं रखी। अरे इस घर के बुजुर्ग हैं हम, इस घर के सियाने हैं, मतलब सियानों की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। दिनेश, तुम्हारी बीवी तो पराई है, दूसरे घर से आई है। इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम तो हमारी औलाद हो। अरे तुम्हें किस मुसीबत से पाला है हमने? तुम्हें तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? और आज जब हमारे सपनों की बारी आई, हमारे सपने पूरे करने की बारी आई, तो तुमने अपने बेटे का स्वार्थ देखा। अरे स्वार्थी निकले, स्वार्थी तुम एक नंबर के। गायत्री, बहू बेटों को उनके कमरे में लेकर जाओ। लेकिन नई दुल्हन का तो गृह प्रवेश ही नहीं हुआ है। बिना गृह प्रवेश के हम कैसे बहू को अंदर ला सकते हैं? अभी कराती हूँ तुझे गृह प्रवेश। ये घर मेरा है, मेरा। मेरी इजाजत के बिना इस घर में कुछ नहीं होगा। इसका गृह प्रवेश नहीं होगा। तू अपनी बहू को ले जाना चाहती है तो ऐसे ही लेकर जा। ना ही आज से मेरा तुझसे और ना ही तेरे इन बहू बेटों से कोई रिश्ता है। खबरदार मुझे अम्मा जी कहने की कोशिश भी की तूने तो मर गई तेरी सास और मर गई तेरी दादी। यस दिनेश, इसे कह दे यदि एक मिनट के लिए और ये मेरे सामने खड़े रहे तो मैं अपना आपा खो बैठूंगी। बोल दे इनसे कि ये चले जाएं यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता है गायत्री? माँ ने तुमसे क्या कहा? लेकर जाओ बहू बेटों को उनके कमरे में। यस साली, चलो अपने कमरे में। मम्मी जी, दादी जी ने आपको इतनी जोर के धक्का मारा, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे बेटा, इन सब चीजों की तो मुझे आदत ही पड़ गई है, तो इन सब चीजों में ध्यान मत दे। बेटा, मुझे दुख इस बात का है कि आज तेरा इस घर में गृह प्रवेश होना था, लेकिन अम्मा जी के कारण कुछ नहीं हो पाया। यस मेरा इकलौता बेटा है और अपने बेटे की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है। हर माँ सोचती है कि इसकी बहू घर आएगी, वो उसका स्वागत जोर शोर से करेगी, लेकिन मेरा ये सपना पूरा ना हो पाया। मैंने भी यही सपना देखा था हर माँ की तरह। मैंने कितने अरमान सजोए थे। मैंने सोचा था घर से शादी करूंगी, अपने घर को ऐसा सजाऊंगी वैसा सजाऊंगी, लेकिन क्या करो, अम्मा जी की जिद के कारण कुछ ना हो पाया। अम्मा जी ने साफ साफ बोल दिया था कि मेरे घर में
शादी का कोई भी डंफान नहीं होना चाहिए। मम्मी जी, पापा जी कुछ क्यों नहीं कहते हैं? पापा जी आपको ही उल्टा डांट कर वहां से पहुंचा दिए। बेटा, तुम्हारे ससुर जी अपने माँ के परम भक्त हैं। जो कुछ उनकी माँ बोल देती हैं वही करते हैं वो। उन्हें ये मतलब नहीं है कि उनकी माँ सही है या गलत है, बस उनकी माँ किस चीज में नाराज है और किस चीज से खुश है, मतलब सिर्फ उन्हें इस चीज से रहता है। मम्मी, दादी के ऐसे स्वभाव के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ हूँ। अरे, दादी नहीं चाहती थी कि हम इस घर से शादी करें, इसलिए हमने लोन लेकर शादी की। यहाँ किसी प्रकार का कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करने दिया। हमने सोचा कम से कम शांति से दुल्हन घर पर आएगी तो स्वागत होगा, लेकिन दादी ने वो भी ठीक से नहीं करने दिया। यस बेटा, तू नाराज मत हो। तूने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली ना, तू खुश रहे। दादी की नाराजगी का क्या है? दादी आज नाराज है, कल उनका मूड ठीक हो जाएगा। तू टेंशन मत ले। मैं जानती हूँ उन्हें थोड़े दिनों तक नाराज रहेंगी। मम्मी जी, दादी जी मान तो जाएंगी ना? वो ऐसे ही गुस्सा तो नहीं रहेंगी ना? हाँ हाँ बेटा, तू अम्मा जी की टेंशन मत ले। अम्मा जी का स्वभाव ऐसा ही है शुरू से। वो शुरू से थोड़ी उग्र स्वभाव की हैं। अब क्या करो, हम तो झेलते आ रहे हैं इतने सालों से। अब उनका जीवन बचा ही कितने दिनों का है? साल भर जीती हैं कि 4 साल कि 10 साल, कोई भरोसा नहीं है बेटा उनके जीवन का। उनकी बातें उतने ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं खींचती हैं। महीने 15 दिन में वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। ठीक है, तुम आराम करो बेटा, थक गए हो। मैं दादी जी को जाकर खाना दे देती हूँ, थोड़ा गुस्सा तो शांत होगा उनका कम से कम। जी मम्मी। यशोदा, अब तुम्हें क्या बताएं, हमारे पोते ने इज्जत की धज्जियां उड़वा दी हमारी। 75 सालों से समाज में जितनी हमने इज्जत बनाई थी सब मिट्टी में मिला दी यशोदा, सब मिट्टी में मिला दी। अरे जीजी शांत हो जाओ। अब इस उम्र में इतना टेंशन लोगी तो आप बीमार पड़ जाओगी। क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वैसे ही आपका बीपी इतना ज्यादा बढ़ता है। आप टेंशन ना लो जीजी, जो होना था सो हो गया। ऐसे कैसे शांत हो जाए यशोदा, ऐसे कैसे शांत हो जाए? जिसके ऊपर बीतती है उसको पता चलता है कि कितनी तकलीफ हो रही है। हमसे पूछो, हमसे क्या बीत रही है हमारे दिल पर। कलेजा फट रहा है हमारा। शांत हो जाओ जीजी, शांत हो जाओ। तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। क्या करोगे जीजी, आजकल सबका समय ही ऐसा है। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं माँ बाप की। वो तो अच्छा हुआ कि आपके बहू बेटी ने समझदारी से दोनों परिवारों के साथ में आमने सामने रहकर उनको शादी करवा दी। यदि सोचो कल को बच्चे भाग जाते, शादी न करवाती उनकी और वो भाग जाते, तब आप लोगों की इज्जत कहाँ रहती? देखो, बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझो। जिस तरह आप अपने बेटे को खुश देखना चाहते हो, उसी तरह गायत्री भी अपने बेटे को खुश देखना चाहती है। इसमें बुराई ही क्या है? रख फोन, हमें तुझसे बात ही नहीं करनी है। अरे तेरे बेटे ने नहीं किया है ना ऐसा, इसलिए तुझे तकलीफ नहीं हो रही है। दूसरों का दुख तू क्या जानेगी? खुद का दुख खुद को ही समझ में आता है। जब तेरे ऊपर बीतेगी ना तब तुझे समझ में आएगा, अभी नहीं आता। रख फोन, और आज की बात हमें फोन ना लगाना। अरे कोई पीर पराई नहीं जानता है, अपना दुख अपन को ही समझ में आता है। लोग तो क्या है, मजे लेने के लिए फोन करते हैं। वैसे फोन उसने नहीं किया था, फोन तो हमने ही किया था यशोदा को। कहाँ की कहाँ उसे फोन कर लिया हमने ये बताने के लिए कि यश ने दूसरी समाज की लड़की से शादी कर ली है। अच्छा ही होता कि फोन ना करते तो। अम्मा जी खाना खा लीजिए। आपके पसंद की आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। ये सब कुछ जितना रायता फैला है ना, ये सब कुछ तेरे कारण ही फैला है। गायत्री निकल जा हमारे सामने से। नहीं खाना है हमें कोई खाना, नहीं खाना है। अम्मा जी आपको मुझे मारना है, डांटना है, गाली देना है, चिल्लाना है, जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन खाना मत छोड़िए। आपका बीपी ऐसे ही बढ़ा हुआ रहता है। शुगर की आप मरीज हैं, वैसे भी शुगर के मरीजों को भूखा नहीं रहना चाहिए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है अम्मा जी, खा लीजिए खाना। जिन लोगों ने हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं की और अपने बेटे की शादी करवा दी ले जाकर, उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम भूखे रहकर ही अपनी जान दे देंगे। चली जा हमारी नजरों के सामने से, चली जा हमने कहा। अम्मा जी मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप खाना नहीं खाएंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यदि तू चाहती है कि हम खाना खा ले तो तुझे अपने बहू बेटों को इस घर से दूर रखना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो अम्मा? आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। तुम्हें अपने बहू बेटे प्यारे हैं या तुम्हारी माँ? आज फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी जब तक तुम्हारे बहू बेटे इस घर में रहेंगे। तेरी बहू के साथ साथ तेरे बेटे से भी आज से मैं रिश्ता तोड़ती हूँ अपना। अम्मा जी ऐसा मत करिए। नई नवेली बहू को लेकर कहाँ जाएगा यश? अरे शादी को अभी दिन भर भी नहीं हुआ है। मत करिए अम्मा जी, ऐसा मत करिए। शालिनी बहुत अच्छी लड़की है अम्मा जी, शालिनी बहुत अच्छी लड़की है। वो हाँ अम्मा, गायत्री सही कह रही है। तुम ऐसा मत करो। आजकल तो सभी मनपसंद शादी कर रहे हैं। हमारी पड़ोस में 2-4 घर में तो अभी अभी ही मनपसंद शादी हुई है। अरे हमें दुनिया से क्या करना है?
दुनिया नंगा नाच नाचेगी तो क्या तुम अपने घर में भी नाच नचवाओगे? हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने घर से मतलब है, अपने संस्कारों से मतलब है, और जो कुछ हुआ है वो हमारे संस्कारों के सख्त खिलाफ है। यदि तू हमें जिंदा देखना चाहती है तो जा बोल दे अपने बहू बेटे से कि अभी की अभी इस घर से निकल जाए। ऐसा मत करिए अम्मा जी, ऐसा मत करिए। यस कहाँ जाएगा बहू को लेकर? बताइए आप, कहाँ जाएगा? कहीं जाए, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा घर है, दिनेश के पिताजी ने मेरे नाम पर किया है ये घर, इसलिए इस घर की मैं हकदार हूँ, मैं मालकिन हूँ। इस घर में वही रहेगा जो मेरा अपना होगा, मेरा हितैषी होगा, मेरी बात मानने वाला होगा। और तेरे बहू और बेटे मेरे बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। और हाँ, खबरदार, जो तुम दोनों ने उन दोनों से किसी प्रकार का रिश्ता रखने की कोशिश की तो वरना हम अपनी जान दे देंगे और तुम्हें फंसा देंगे कि बहू बेटों ने प्रताड़ित किया, इसलिए हम अपनी जान दे रहे हैं। आखिर गायत्री जी और दिनेश जी को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है और वो अपनी नई नवेली बहू और अपने बेटे को घर से जाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि यदि बिमला जी जो दिनेश जी की माँ है, उन्हें यदि कुछ हो जाता तो दोष उन पर ही आता, और दिनेश जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को कुछ भी हो, इसलिए वो अपने बेटे को समझाकर उसे घर से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन दिनेश जी अपने बहू बेटे को जाने से पहले एक घर का इंतजाम कर देते हैं अपने बेटे के लिए। वो उन्हें उनके दोस्त के घर में किराए से रहने के लिए बोल देते हैं और अपने दोस्त से इस बारे में बात भी कर लेते हैं। सदा खुश रहना बच्चों, सदा खुश रहना, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सब क्या हो गया जी? हमने कितने अरमान से अपने बेटे का ब्याह किया था, अभी बहू को आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और अम्मा जी ने हमारे बहू बेटों को घर से बाहर करवा दिया। अभी बहू को इतनी समझ भी नहीं है, नई नवेली थी बेचारी, उसे इस तरह से नहीं बाहर करना था अम्मा जी को। गायत्री, तुम बहू की बिल्कुल चिंता मत करो और ना ही बेटे की। मैंने उन्हें बहुत अच्छी जगह पहुंचाया है। मेरे जो दोस्त है सुभाष, उनके घर किराए से रहने के लिए पहुंचाया है। मैंने सुभाष से सारी बात कर ली है, वो वहां बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा हमारे बहू बेटों का, बिल्कुल अपने बहू बेटों की तरह। इसलिए तुम अपने बच्चों की बिल्कुल चिंता ना करो। ये तो अच्छा किया आपने जी कि सुभाष भाई साहब के घर में हमारे बच्चों को भेज दिया। वहाँ गए हैं बच्चे तो अब हम निश्चिंत हैं, हमारे घर पर ही गए हैं। बहन जी और भाई साहब बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हमारे बहू बेटे का। हाँ हाँ गायत्री, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम निष्फिक्र रहो, वो दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। इस तरह किसी प्रकार गायत्री जी और दिनेश जी अपने मन को इस चीज में संतुष्ट कर लेते हैं कि वो उनके दोस्त के घर में रहने के लिए गए हैं। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। गायत्री जी अपने बेटे को बहुत याद करती हैं और वहाँ बहू बेटे भी अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत परेशान होते हैं। लेकिन अम्मा जी को दिया हुआ वचन गायत्री जी और दिनेश जी को बांध रहा था। अपनी ममता के आगे हार कर एक दिन गायत्री जी ने ये निर्णय लिया कि वो अपने बहू बेटे से मिलने जाएंगी। अम्मा जी किसी काम से बाहर गई हुई थी, उसी समय गायत्री जी ने दिनेश जी से बात की और अपने बहू बेटे से मिलने के लिए चल दी। इन लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि अपने बहू बेटे से मिलने गए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जब वो लोग जा रहे थे तभी मैं ऑटो से आ गई। मैं तो इन लोगों की परीक्षा ले रही थी, जानबूझकर मैंने इन लोगों से ये बोला कि मैं 2-3 दिनों के लिए सत्संग में जा रही हूँ, लेकिन इन्हें क्या पता था कि मैं तो यहीं के मंदिर जा रही हूँ। मैं इनसे झूठ बोल कर गई थी यही सब देखने के लिए, और देखो मेरे जाते देरी नहीं है कि अपने बहू बेटे के घर पहुँच गए। वो तो अच्छा हुआ कि बगल वाली शांता ने मुझे सारी बात बता दी। अच्छी सहेली है वो मेरी, ऐसी वैसी थोड़ी ना, जब से शादी होकर आई हूँ तब से वो मुझसे अपनी दोस्ती निभा रही है और मैं उससे। आने दो आज दोनों को, आज खैर नहीं है इनकी। देखना कैसे इनकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल करती हूँ मैं, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। मेरे उसूलों के खिलाफ जाकर इन लोगों ने बहुत गलत किया है। बेटे को इतनी सह दे दी कि दूसरी समाज की लड़की पसंद कर लिया, और दूसरी समाज की लड़की उसने पसंद कर लिया, माँ बाप ने जाकर शादी करवा दी। हे राम, क्या जमाना आ गया है। एक हमारा समय था जब हम माँ बाप की इजाजत के बिना घर से बाहर नहीं निकला करते थे, और आजकल के बच्चों ने तो घर वालों की कोई इज्जत ही नहीं रखी है, घर वालों को तो कुछ समझते ही नहीं है। अरे अम्मा, तुम तो सुबह ही 2-3 दिनों के लिए सत्संग गई हुई थी ना, फिर अचानक से तुम कब आ गई? किसने बोला मैं सत्संग गई थी? मैं तो झूठ बोल कर गई थी कि मैं सत्संग जा रही हूँ। मैं तो तुम्हें जांच रही थी कि तुम आखिर करते क्या हो मेरे सूने घर में। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि तुम करते क्या हो। मेरे गैर मौजूदगी में तू अपने बहू बेटे से मिलने गया था। नहीं नहीं अम्मा, आपको गलतफहमी हो रही है। हम लोग यश से मिलने नहीं गए थे। बकवास बंद कर। तू क्या सोच रहा है? मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं सटिया गई हूँ?
नहीं नहीं, आज भी मेरा दिमाग पहले जैसा ही चलता है, समझा तू? मैं लोगों को चराने वाली, तू मुझे चरा रहा है। देख रही हूँ तुझे गायत्री, तू बहू के आने से कितनी बदल गई है। अरे तेरी उस नक्सली बहू ने तुझे भी बदल डाला है। इसीलिए कहती थी ना कर अपने बेटे की दूसरी समाज में शादी, लेकिन नहीं, जाकर करवा दी शादी। ले, पहले तू कितनी अच्छी थी, मेरी हर बात मानती थी, मेरा हर कहा सुना सुन लेती थी, लेकिन अब तूने मेरी इजाजत के बिना उस घर में कदम रखकर सबसे बड़ा गुनाह किया। अब ना ही मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी, ना ही तेरे हाथ की चाय पीऊंगी, ना ही तुझसे अपने कपड़े धुलवाऊंगी, कोई काम भी नहीं करवाऊंगी। अपना सारा काम मैं खुद करूंगी, खुद। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही अपने इस मूर्ख बेटे से। अम्मा जी हमारी बात सुनिए, आप इस तरह नाराज मत होइए, बकवास बंद कर और मुझे अम्मा जी कहना बंद कर। अम्मा जी ये कैसी जिद है? कल से देख रही हूँ अपने हाथ से ही चाय बना रही हैं, अपने हाथ से ही खाना बना रही हैं, अब अपने हाथ से ही झाड़ू लगा रही हैं। अब इस सियानपन में आप क्यों इतना तेज बता रही हैं? हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी है, हम अपने काम खुद कर सकते हैं। तू क्या सोच रही है, बूढ़े हो गए हैं तो तेरे मोहताज हो गए हैं हम? तेरे इशारों पर चलेंगे, तू जो करेगी वैसे सब सहते रहेंगे। हम सब कर सकते हैं, निकल जा यहाँ से। इन्हें क्या लगता है हम अपना काम नहीं कर सकते? हम अपना काम खुद कर सकते हैं। देखो आज तो हमने 4 दिन के इकट्ठे कपड़े भी धो लिए अपने। अम्मा पैर स्लिप हो जाएगा, आप सीढ़ियों से गिर जाओगे, बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मत जाओ अम्मा ऊपर, गायत्री डाल देगी कपड़े आपके सूखने के लिए। अम्मा जी बात तो सुनिए, क्यों इतनी जिद कर रही हैं आप? आखिर गायत्री जी दोनों की बात नहीं मानती हैं और गीले पैरों से सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पैर स्लिप हुआ और गायत्री जी गिर पड़ी। अम्मा जी आप ठीक तो है ना? अम्मा जी आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको, कुछ तो बोलिए। बहू हमारी कमर टूट गई, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। जल्दी यश को बुलाओ, वो गाड़ी चलाते लेकर जाएगा, जल्दी बुलाओ। दिनेश जी अपने बेटे यश को फोन करते हैं, जैसे ही अपनी दादी की गिरने की खबर सुनते हैं, यश और शालिनी दोनों चले आते हैं। यश और शालिनी जल्दी से अपनी दादी जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण दादी जी बेड रेस्ट पर ही रहेंगी। सारी सेवा अब बेड रेस्ट पर ही होगी उनकी। सारा इलाज करवाकर यश अपनी दादी जी को घर ले आता है। दादी जी लाइए, मैं आपकी कमर में औषधि लगा देती हूँ, इससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। देखिएगा 1 महीने के अंदर आप उठकर बैठने लगेंगी। हमें तुमसे कोई सेवा नहीं करवानी है, तुम जाओ, हम मर रहे हैं तो मरने दो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से। दादी जी ये कैसे बच्चों की तरह जिद कर रही हैं आप? आपकी कमर में ये लेप लगाना बहुत जरूरी है, लाइए जल्दी बताइए, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मैं बता देती हूँ। हमने कहा ना तुम जाओ, मैंने कहा ना मैं नहीं जाती। लाइए आप अपनी कमर दिखाइए, मैं आपकी कमर में बढ़िया से लेप लगा देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। दादी के लाख मना करने के बाद भी शालिनी रोज अपनी दादी को इसी तरह लेप लगाया करती थी। अम्मा जी देखिएगा आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, ज्यादा चिंता मत करिए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, आपकी हड्डियां इतनी जल्दी काम नहीं करेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहले जैसे चल फिर सकेंगी, उठ बैठ सकेंगी। अरे क्या ही करेंगे ऐसे जीवन का, क्या ही करेंगे? उन्हें तो हमारी सारी जात बिलादरी में नाक कटवा कर रख दी है, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। जो कुछ हुआ है तेरे कारण ही हुआ है, यदि तू हमें इस तरह गुस्सा न दिलाती, अपने बहू बेटे से मिलने के लिए ना जाती, तो हम अपना काम खुद ना करते, अपने कपड़े ना धोते तो ऊपर छत में ना जाते सुखाने, छत में ना जाते तो हमारा पैर सीढ़ियों से ना गिरता। दोनों पति पत्नी खड़े हो गए सीढ़ियों के आसपास और टोका लगाने लगे, गिर जाएगी। तुम लोगों की जुबान काली है, काली, तुम लोगों के कारण ही गिरी हूँ मैं। मनहूस हो तुम दोनों, 1 नंबर के मनहूस हो। अरे जिस लड़की को मैं देखना भी नहीं चाहती, उस लड़की से आज मुझे सेवा करवाना पड़ रहा है अपनी। क्या समय आ गया है भगवान, क्या समय आ गया है, इससे अच्छा तो तू हमें उठा ले तो वो अच्छा होगा। दिनेश के बाबूजी क्या देख रहे हो आप, बोलो भगवान से, अपने पास बुलाओ। अब दादी जी सेवा तो आपको मुझसे ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मम्मी जी से तो उतना काम होता नहीं है, बेचारी उनके खुद पैरों में इतनी सूजन आ गई है, उनके घुटनों में कितनी तकलीफ होती है। अब आपका वजन तो उनसे संभलेगा नहीं, आपको उठाकर बिठाल नहीं पाएंगी, लेटरिन बाथरूम नहीं ले जा पाएंगी, ये सब काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो करवाना तो पड़ेगा आपको, चाहे जैसे भी करवा। आप ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं चले जाऊंगी यहाँ से। ये क्या हमारे कमरे में कान लगाकर ही सुनते रहती है कि हम क्या बोल रहे हैं अपनी बहू से और क्या नहीं बोल रहे हैं? बस ले देकर दादी जी, हमें तेरी आवाज भी नहीं सुननी है, तू जा यहाँ से। आज मेरी आवाज आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ दादी जी, मैं भी आपका दिल जीत कर ही दिखाऊंगी। 1 महीने के अंदर आपको ठीक भी करूंगी और मैं इस घर में वो जगह पाकर ही रहूंगी जो इस घर में मेरी जगह होनी चाहिए, ये वादा है मेरा आपसे। अम्मा जी
क्यों बहू को इतना कोसते रहती हैं? अरे कितना काम कर रही है आपका, आपके लिए कितना कुछ कर रही है। बस मोबाइल में सर्च ही करते रहती है कि ऐसा क्या खिलाएं पिलाएं जिससे आप ठीक हो जाओ, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएं, आपकी हड्डी जल्दी से जुड़ जाए, आप पहले जैसे हो जाओ। कितनी सेवा कर रही है आपकी, आप ही बताइए। सुबह से आपको उठाकर बिठालती है, आपको ब्रश कराती है, आपको लेटरिन बाथरूम ले जाती है, यहाँ तक कि आपको नहलाना धुलाना कपड़े बदलना सब वही कर रही है। 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन आप हो कि उस पर गुस्सा ही करते रहते हो। तू ज्यादा तरफदारी मत कर अपनी बहू की, हम सब जानते हैं तुम दोनों सास बहू एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। हमसे ज्यादा बात ना ही करो तो बेहतर होगा। गायत्री जाओ यहाँ से, हमें आराम करने दो। हमने दवाई गोली खाई है, वैसे भी हमें दवाई गोली का नशा रहता है तो बहुत नींद आती है। ठीक है अम्मा जी, जा रही हूँ। दादी जी कितने दिन हो गए हैं आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हैं। देखिए मैंने आपके लिए व्हील चेयर बुलवाया है, चलिए मैं आपको आज सामने घुमा कर ले आती हूँ। थोड़ी देर सामने बैठिएगा, हमें आराम करने दो, हम कहीं नहीं जाते। अरे डॉक्टर ने आपको चलाने फिराने के लिए बोला है, थोड़ा थोड़ा आप इस तरह पड़े रहोगे बिस्तर में तो कहाँ से आप चलोगे फिरोगे। चलिए उठिए, जिद मत करिए, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं आप भी। चलिए मैं आपको उठाकर बिठालती हूँ। चलिए दादी अब हम चलते हैं बढ़िया घूमने। दादी जी मैं आपके लिए टीवी चालू कर देती हूँ और टीवी में प्रवचन आ रहे हैं, आप प्रवचन सुनिएगा। मैं जब तक अपना काम थोड़ा सा निपटा कर आती हूँ, आपके लिए पतली सी दलिया भी बना देती हूँ, बढ़िया दूध ही दूध वाली, खाकर बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन मानना पड़ेगा इस लड़की को, मेरे इतने डांटने चिल्लाने के बाद भी ये मेरी कितनी सेवा कर रही है। सच में लड़की तो बहुत अच्छी है, मैंने इसे बहुत भला बुरा कहा है, शायद आज ये सब कुछ इसी कारण हो रहा है। कोई और लड़की रहती तो मेरी शक्ल भी ना दिखती, लेकिन बेचारी ये लड़की है कि कितनी सेवा कर रही है, मेरी लेटरिन बाथरूम तक साफ कर रही है। कितना गलत किया था मैंने बेचारी के साथ। नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, मुझे उसका स्वागत करना था, उसकी आरती उतारना था, उसके बदले मैंने उसके साथ क्या किया, इसे घर से निकाल दिया। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। बिमला जी को अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, धीरे धीरे करके बिमला जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। पूरा 1.5 महीना लगता है बिमला जी को स्वस्थ होने के लिए। अब बिमला जी धीरे धीरे करके चलने फिरने लगती हैं। अब दादी जी ठीक हो गई थी तो यश और शालिनी अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रणाम दादी जी। अपना ख्याल रखिएगा दादी, हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर, आपको बहुत याद करेंगे। और अब हाँ खबरदार, जो आपने सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश भी की तो कोई जरूरत नहीं है आपको कोई काम करने की, अम्मा कर लेगी। और माँ से नहीं भी बनेगा तो एक काम वाली बाई लगवा दूंगा मैं। दादी जी इस उम्र में आपको आराम करने की जरूरत है, ना कि काम करने की। आप अपना ख्याल रखिएगा। क्यों, तू कहाँ जा रही है और तू कहाँ जा रहा है रियस? अपनी दादी को ऐसे छोड़कर जाएगा तू? कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की। क्या तुम्हारी दादी इतनी बुरी है कि अपनी दादी को छोड़कर जा रहे हो? अरे मैं तो शादी हो गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ, अब मेरा इतना दिमाग नहीं चलता है, सठिया गई हूँ मैं। तुम लोग तो अकल वाले हो ना, तुम लोग को तो बुद्धि है ना। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम निकल ही गए। एक बार घर में तो आना था, अब जो हुआ सो हुआ, अब यही रहो, कहीं नहीं जाना है। अपनी दादी को माफ नहीं करोगे? दादी आप मजाक कर रही हैं ना, मुझे पता है आप अपने पोते से बहुत नाराज हैं। आपके पोते ने दूसरी समाज की लड़की से जो शादी किया है इसलिए आप उससे नफरत करने लगी थी ना। अरे एक बार आपने भी तो फोन करके मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, एक बार आपने ये नहीं बोला कि बुलाओ यश और शालिनी को। बेटा मुझे माफ कर दे, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं बिल्कुल शालिनी बहू को नहीं जान पाई। अपनी दादी को माफ कर दे बेटा, जो भी हुआ उन सब बातों को छोड़ दे और अपनी दादी को माफ कर दे। बेटा तेरी दादी तो सियानी हो गई है, सठिया गई है, दिमाग काम नहीं करता है मेरा। तो अपनी दादी को ऐसा ही करेगा तो बता? नहीं कर रहा है माफ तो मत कर। कुछ दिनों में जब मैं ऊपर जाऊंगी ना तो रोएगा मेरे नाम से, मुझे याद करेगा और मैं तेरे दादा को जाकर बताऊंगी सारी शिकायत। अरे दादी मैं तो मजाक कर रहा था, आपसे भला कौन नाराज रह सकता है। यदि मैं आपसे नाराज होता तो आपके सीढ़ियों से गिरने पर थोड़ी ना आता दौड़कर। बदमाश, अपनी दादी को परेशान करने की आदत नहीं गई तेरी। शादी जरूर हो गई है लेकिन तू अभी भी वही बच्चा है। अब हम सब लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे, तो बोलो बच्चों कैसा रहा? बहुत अच्छा दादी, अब हम सब लोग एक ही घर में रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अरे जब तक के लिए बाय बाय तो करते जाओ।